साथियों, इस वारिस में स्वागत करते हैं। और आज है दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करे और आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सरस्वती आएगी तभी लक्ष्मी आएगी। ठीक है, तो आज भी मैं आपको एक धमाका करने वाला हूँ 3-4 घंटे का, आज फेस्टिवल के दिन, ताकि अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकें। तो ये धमाका अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब आप रिलीज़ होगा तो ये धमाका को खुद देख लीजिएगा। शाम तक ये धमाका आपको शाम से पहले देखने को मिल सकती है, यानी कि दिया जलने से पहले मैं एक धमाका करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इसको सपोर्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ, करंट अफेयर से संबंधित है ये जो भी धमाका है। तो एक मुद्दा है 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके कि कल जो है शिक्षक मीट था बीपीएससी में, और 15 तारीख को आपको स्टूडेंट्स मीट है, जिसमें अध्यक्ष महोदय बच्चों से मिलेंगे और नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये नॉमिनेशन क्या मंजूर करना चाहिए हमको कि नहीं करना चाहिए, किन शिक्षकों ने कैसा बातें कहा, नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, नॉमिनेशन से क्या नुकसान क्या फ़ायदा होगा, सारे प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे। ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी एजेंसी अभी नॉमिनेशन पे काम करती है, इन पे हम बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मेरा पर्सनली राय माना जाए तो मेरा पर्सनली राय है कि नॉमिनेशन कतई मंजूर नहीं होना चाहिए। क्यों मंजूर नहीं होना चाहिए, मैं आपको सब इसका प्रोसेस बताऊंगा, कैसे काम करता है, क्यों फ़ायदे होगा, अच्छे स्टूडेंट को नुकसान भी हो सकता है इसका। तो ये चीज़ें आपको मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। कल आपको शिक्षक मीट था, उसमें शिक्षकों ने अपनी क्या कह सकते हैं, अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया। और मुझे लग रहा है कि इसमें पुराने शिक्षकों को ना सम्मिलित करके यंग जो टीचर्स हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए, ना कि केवल पुराने टीचर जो कि ना आज तक बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, ना आज तक बीपीएससी का कोई ना प्रीलिम्स निकाले हैं, ना कुछ भी, आके केवल बयानबाजी करते हैं और ना नॉमिनेशन प्रोसेस अच्छा से पता है, ना कुछ भी, खाली कहेंगे कि हाँ ठीक है सर चेयरमैन महोदय, जी हाँ जी। बस वही चीज़, यानी अपने आप को सुपरमिशी साबित करना। और कल डिबेट ऐसा हुआ कि लग रहा था कि आपके मीडिया पे होता है कि एक तरफ हमारे बीजेपी के पक्षकार मौजूद हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं, और एक जो है अपने आप को अच्छा साबित करने का और दूसरा अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही हुआ कि लगातार बोले जा रहे हैं। लास्ट में चेयरमैन महोदय ने ये भी बात बोला कि आप लोग मेरी भी बात थोड़ा सा सुनिए, खाली अपने बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सोच सकते हैं जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको जब ऐसी बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर समझदारी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक जो थे आपको नॉमिनेशन को सपोर्ट किए, मैं नाम नहीं लूँगा पर्सनली, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि किसी को पर्सनली मैं नाम लूँ। आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, नॉमिनेशन प्रोसेस मेरी तरफ से कभी इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये मंजूर नहीं है। तो लेकिन आयोग जो है मन बना चुका है कि नॉमिनेशन जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा। इसमें आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार 67 बीपीएससी के टाइम पे ये आंदोलन हो चुका है, और लास्ट में 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था, सबको टाल के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर से 1 शिफ्ट में करना पड़ा। नॉमिनेशन प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद से किसको इसमें फ़ायदा किसको नुकसान होता है, इस पर हम काम करते हैं। क्योंकि आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको पेपर को 3 सेट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि रेलवे वगैरह का नॉमिनेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि पेपर जो है डिफरेंट शिफ्ट में, मतलब मानिए कि अगर 50 शिफ्ट में पेपर हो या 30 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 30 पेपर होंगे आपके। ठीक है, लेकिन इसमें बीपीएससी कह रहा है कि हम मात्र 3 सेट रखेंगे, ए बी और डी 3 सेट रखेंगे। अब इस 3 सेट में क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। मानिए कि 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गया, 15 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गए, 15-12 कितना हो गया, 27, और 8-3 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गए, 38 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये वाला पेपर जो होगा एकदम सेम होगा, हो सकता है इसका क्रम बदल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो नंबर क्वेश्चंस होंगे एकदम सेम होंगे। इसका क्वेश्चन अलग होगा, इसका क्वेश्चन अलग होगा, टाइमिंग दोनों सारे एग्जाम का एक ही होगा। अब इस तीनों पेपर को इक्वल करने के लिए, जब अनेक शिफ्ट में पेपर होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस अपनाया कब जाता है, जब अनेक शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक से अधिक शिफ्ट में, तब नॉमिनेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। ये प्रोसेस दरोगा के एग्जाम में अभी तक नहीं अपनाया जाता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में दरोगा का एग्जाम हुआ है, और उसमें दरोगा में भी इसका आपको नुकसान देखने को मिला। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो दरोगा नॉमिनेशन अब नहीं अपनाता है, तो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि किसी का पेपर टफ हो जाता है, किसी का आसान, उसको इक्वल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि किसी शिफ्ट में आपके 3 लाख स्टूडेंट बैठे, जिसमें से आपका 1 लाख का प्रीलिम्स निकला, और किसी में से 3 लाख बैठे जिसमें 2 लाख का प्रीलिम्स निकल गया। 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो नॉमिनेशन में इसीलिए बीपीएससी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि ऐसा ही इसमें भी हो सकता है कि एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पेपर हो जाए और एक में बहुत कम स्टूडेंट क्या हो जाए, पास हो। और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं दूंगा। मुझे याद है कि जब 66 बीपीएससी में अटेम्प्ट दे रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना, तो उस समय औरंगाबाद मेरा सेंटर था। ठीक, औरंगाबाद सेंटर था मेरा,
और वहीं पे औरंगाबाद में पता चला कि एक सेंटर से पेपर लीक हो जाता है और बाद में चल के बाद में चल के शाम तक ये इसको बाद में पेपर को कैंसिल किया जाता है। उस सेंटर फिर दोबारा पेपर होते हैं और उसमें 550 अभ्यर्थी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिसमें से एक भी अभ्यर्थी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, क्योंकि कट ऑफ लगभग 108 के आसपास गया था 66 में, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है। तो एक ही भी विद्यार्थी का, क्योंकि 66 जो बीपीएससी री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका पेपर एक बार उठा के देखिएगा भाई, तेल निकल जाता है। जैसे कि पूछा गया है कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, जितने ऐसे अटपटांग क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयबी पढ़े थे, रहमतुल्लाह दूसरे, तो इस तरह के इतने अटपटांग सवाल पूछे गए हैं कि अब क्या ही बताएं। आयोग का गुस्सा था कि क्या था। अब बताइए, इसमें एक भी रिजल्ट नहीं हुआ और बाकी सारा रिजल्ट इसी में से हो गया। तो इससे समझ सकते हैं कि पेपर कभी भी आप कितना भी इक्वल करिएगा, कभी भी पेपर का लेवल जो है इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा विशेषज्ञ। आयोग का कहना है कि हम विशेषज्ञ ऐसे बनाएंगे कि पेपर में ज़्यादा डिफिकल्टी में अंतर नहीं देखने को मिले, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिएगा, पेपर में डिफिकल्टी लेवल में अंतर देखने को मिल सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है समझ लीजिए। मानिए कि 3 पेपर हो रहे हैं, ए, बी और डी, 3 पेपर अगर होते हैं। अब 3 पेपर में देखा जाएगा कि इस पेपर में मानिए कि ये पेपर थोड़ा सा क्या है, ईजी है, ये पेपर थोड़ा सा टफ है और ये पेपर बहुत ही टफ है। तो ए शिफ्ट का जो पेपर होगा ना, इस पेपर का जो मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर करेगा, सपोज करें कि इसमें 150 में से कोई स्टूडेंट इजी पेपर है, तो मानिए कि 150 में से सबसे टॉपर जो स्टूडेंट है 120 मार्क्स गेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा है एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, ये इजी है, ठीक है, इजी है, ये मॉडरेट है और ये एकदम टफ है, ठीक है। तो इसमें जो है एक स्टूडेंट जो है 110 नंबर अचीव कर रहा है, ये मॉडरेट लेवल का पेपर है। और एक बहुत ही टफ लेवल का पेपर है जिसमें कि डी सेट मान के चलते हैं, जिसमें कि एक बच्चा जो है मात्र 90 नंबर क्या कर रहा है, जो टॉपर है, टॉपर की मैं बात करूँ, फर्स्ट रैंकर की बात कर रहा हूँ, इसमें भी 90 नंबर गेन कर रहा है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसके टॉपर से उठा के नीचे जो क्या होते हैं स्टूडेंट को क्या करते हैं, नीचे लाया जाता है इसका, कि इसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, इसका रैंक बनाया जाता है कि इतने स्टूडेंट लेना है। तो इसमें नीचे चलते 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 एक समय ऐसा आता है जहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। तो हो सकता है ये 120 आके आपको 90 पे क्या हो जाए, ये 120 आके 100 पे ही क्लोज हो जाए, क्योंकि पेपर ईजी था। 110 का नीचे टॉपर स्टूडेंट, इसके नीचे का स्टूडेंट लिया जाएगा। तो इसमें आकर एक मानिए कि ये आपको क्लोज हो जाए किस पे, ये आपको 90 पे आके 95 पे आके क्लोज हो जाए। और ये मैक्सिमम टॉपर 1 है, इसका जो हो सकता है कि आपको नीचे आया जाए, तो इसमें 75 पे आके मैक्सिमम जितना स्टूडेंट चाहिए आपको क्लोज हो जाए। तो अब क्या किया जाएगा इसमें कि इस पेपर का जो 75 नंबर है, अब ये टॉपर जो 90 है, इसका टॉपर 110 से 120 है, 90 के हिसाब से पेपर को इक्वल करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें इसमें कुछ नंबर क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी नंबर घट भी जाते हैं, आपने रेलवे वगैरह में देखा होगा, गेट वगैरह में नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम घटते हैं, लेकिन घट जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम केस में बढ़ते हैं या तो इक्वल रहते हैं, इक्वल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एक रॉ मार्क्स होगा, रॉ मार्क्स क्या होगा, जितना आप नंबर लाइएगा। और इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस से अब मानिए 90 नंबर आया है, तो नॉर्मलाइजेशन करके इसका नंबर बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, इसके इक्विवेलेंट लेके जाया जाएगा। तो उसमें 115 120 के आसपास इसका नंबर को बढ़ा के इसमें इसके रो मार्क्स में 10-15 नंबर 20 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही सारे विद्यार्थी इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, मानिए कि इसमें 50 भी जो लाया है, मानिए इसमें 70 नंबर लाया है कोई, तो इसमें 20-30 नंबर ऐड हो गया, 100 नंबर ये पास कर गया। मेरी बातें समझ में आ रही है। और इसमें कोई लाया है आपको, मानिए कि इसमें लाया है 90 नंबर और इसको क्या कर दिया गया, इसका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाया गया, इसका इक्वल रह दिया गया, तो यहाँ वाला जो पास कर रहा था यहाँ वाला फेल कर गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें लक फैक्टर भी काम कर जाता है नॉर्मलाइजेशन में, कि पेपर किसी का शिफ्ट का टफ होता है, कभी उसको फायदा हो जाता है। कभी कभी डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, कि डिफिकल्टी लेवल डिसाइड ही नहीं हो पाती है कि कौन सा पेपर कौन सा। हो सकता है कि आयोग के नज़र में कोई और लेवल टफ हो, लेकिन वो आयोग नहीं डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है, इसमें टॉपर स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि मानिए जो 90 ला रहा है वो क्या है, आपके डिफिकल्ट है, 110 वाला दूसरे नंबर पर डिफिकल्ट है और 120 नंबर वाला तीसरे नंबर पर डिफिकल्ट है। तो इसमें हो सकता है कि स्टूडेंट का मार्किंग इसमें बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, इसी यही है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे डॉकवर्थ लुई एक मेथड होता है, आपको बारिश होने के बाद से क्रिकेट मैच में हम उसी से कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि समेशन करके एक स्टैटिक्स का फॉर्मूला है जो कि समझ में जल्दी आता ही नहीं है, ठीक है। तो यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। और इसमें मेरा एक ही कथन है कि इसमें कभी लक फैक्टर काम कर जाता है, और स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए लक फैक्टर मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब होता है तो उनके मेहनत पर प्रभाव पड़ता है। तो यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही प्रोसेस था आपका नॉर्मलाइजेशन का। इसमें कभी कभी टफ शिफ्ट को फ़ायदा हो जाता है और कभी कभी इजी शिफ्ट को ही फ़ायदा हो जाता है, तो इसमें किस्मत का खेल हो जाता है। तो हम कभी भी नॉर्मलाइजेशन के पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन अब देखिए आयोग क्या कर रहा है। आप लोग भी अपना इस पर जरूर अपना विचार दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।